हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इज योर स्टडी पे। प्यारे बच्चों, तैयारी 27 फरवरी की सीरीज में हम लोग आ चुके हैं। कहां पर? सेट नंबर 2 2025 का जो सेट नंबर 2 आया था, आज हम उनके क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा एक पेन और एक कॉपी को लेकर के बैठना है और जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उनको नोट करना है, क्योंकि मैथ देखने से नहीं आएगी, समझने से आएगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखो, द वैल्यू ऑफ cosec a माइनस cot a और 1 प्लस cos a विल बी, मतलब cosec a माइनस cot a, cosec a माइनस cot a और 1 प्लस cot a का मान होगा। तो भैया क्या मान होगा? देखो, अगर दिया गया है क्या, cosec a माइनस cot a, cosec a माइनस cot a और एक ब्रैकेट में यहां पर cos कर लीजिएगा, क्या 1 प्लस cos a, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सभी वैल्यू को, जब कोई भी फार्मूला ना लगे, कुछ भी समझ में ना आए, तो क्या करना होगा, हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सभी वैल्यू को साइन और कॉस में चेंज करना होगा। जो वैल्यू साइन कॉस में नहीं है उनको साइन कॉस में चेंज करना होगा। सर ये कैसे होता है? तो देखो भैया, अगर हम tan की बात करें तो tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। लो भैया, tan थीटा को साइन और कॉस में हमने लिख दिया। जो साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू होगी वही tan थीटा की वैल्यू होगी। तो सर क्या हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉट थीटा जो आपका होगा वो tan का अपोजिट होता है, मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशियो होगा कॉट थीटा। सर क्या हम, अब बचा साइन और कॉस को छोड़ के सबको चेंज करना है ना, तो क्या सेक को लिख सकते हैं? बिल्कुल भैया, आप सेक को साइन कॉस के टर्म में लिख सकते हो। सेक को लिखोगे 1 अपान कॉस थीटा। सर इसमें साइन तो नहीं आया, जरूरी नहीं कि साइन आए, क्योंकि हमने कहा साइन या कॉस के टर्म में लिखना है, तो साइन या कॉस का टर्म आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक और बचा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपान साइन थीटा। कंफर्म हुई बात? देखो, साइन और कॉस को कभी भी चेंज नहीं करना इतनी जल्दी। क्या हो जाएगा, अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा होता है क्या फार्मूला, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा। तो यहां पर a है तो a लिख देंगे। फिर बात करें कॉट ए की, तो कॉट ए को हमने लिखा, क्या लिखा, कॉट ए बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यहां पर थीटा के प्लेस पर ए है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए हमारे साथ, कॉस ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा, कॉस ए अपान में साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए चुपचाप ऐसे रखा रहेगा। कोई समस्या? देखो भैया, 1 माइनस, जब डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा सर, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो नीचे डिनोमिनेटर हो गया साइन ए, क्या हो गया, साइन ए। यहां पर लिखेंगे साइन ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। कंफर्म हुआ, 1 माइनस कॉस ए। दूसरा, ये इसको ऐसे ही रखें 1 प्लस कॉस ए। तो भैया देखो, इसका पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो क्या मल्टीप्लाई में आएगा, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। तो भैया एक फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा, देखो, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, एक फार्मूले की बात करें तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर cos a है, क्या है, b के प्लेस पर cos a है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो भैया 1 हो गया, माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a अपान में साइन a।
फिर से बात करते हैं कुछ फार्मूलों की। तो क्या फार्मूले हैं हमारे, देखो अगला फार्मूला जो होगा उस पर बात करें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फार्मूला है हमारा 3 बेसिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो भैया हम लिख सकते हैं क्या कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोलेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कंफर्म हुई बात, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कंफर्म हुई बात, तो लिखेंगे cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपान में थीटा के प्लेस पर बच्चा a है, तो क्या लिखेंगे a, साइन स्क्वायर a अपान में साइन a। तो एक साइन a से एक साइन a कट गया, तो क्या बचा साइन a, तो साइन a इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्या आंसर होगा, साइन a। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो भैया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है जिसको एक बार उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर विल बी, तो विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बच्चा सबसे पहले आपको बताना है, हमने उस दिन बताया था कि ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर और ऑड नंबर पे बात की थी, तो बिल्कुल किया था हमने। क्या होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं, कौन से नंबर, ऑड नंबर। कौन से, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। याद रखना, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये आपको पता नहीं होंगी तो फिर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना है। अगर बेसिक नहीं है तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और पेपर में अगर थोड़ा सा भी बेसिक डगमगाया तो पूरा क्वेश्चन तहस नहस हो जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को क्या करना है, अपने माइंड में बसा लेना है और कुछ नहीं करना है। उसके लिए आप क्लास में बैठे रहो, चुपचाप चुपचाप सुनते रहो, ये बातें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। अभी बहुत टाइम हमारे पास, पूरा अभी 1 महीने का समय है। 1 महीने में तो सारी बातें दिमाग में फिट हो जाएंगी। उसके लिए आपको परेशान होने टेंशन ही नहीं है। मतलब बिल्कुल क्या करना है, चुपचाप बैठ के कॉपी पेन लेके क्वेश्चन नोट करना है, सॉल्व करना है और बातें सुननी है। जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको सुनना है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगी ये सब बातें, छोटी छोटी बातें। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगी, जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, जो 2 से नहीं कटेंगी, वो क्या होंगी, वो ऑड नंबर कहलाएंगी, मतलब विषम संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी संख्याएं, विषम। जैसे भैया 1 में आप अगर चाहो तो क्या 1 में 2 का डिवाइड हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। 1 में 2 का डिवाइड नहीं होगा। क्या 3 2 से डिवाइड हो जाएगा, सर हो तो जाएगा, कौन कहता है नहीं जाएगा, पर पॉइंट में जाएगा। नहीं भैया, पूरा पूरा होल नंबर आना चाहिए, ऐसी हम बात कर रहे हैं। सर ये पॉसिबल नहीं। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये नंबर अगर आते हैं इनको बोलते हैं ऑड नंबर। तो भैया दूसरे इनके भाई हैं इवन नंबर। कौन से, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं सर, इवन नंबर वो होते हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाता है। अच्छा, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, हाँ वही वाले नंबर जिनमें 2 से डिवाइड हो जाता है, उनको बोलते हैं कौन से,
इवन नंबर मतलब सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से चला जाता है, मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, इवन नंबर। देखो भैया जैसे 2 से 2 कट जाता है, 4 कट जाता है, 6, 8, 10, ये सभी के सभी क्या हैं, और इवन नंबर है। कौन से नंबर है, इवन नंबर है। एक नंबर की और बात करेंगे भाई साहब, कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। फिर अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम बस उनकी बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होगा सर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से कटेंगी, 1 से कटेंगी, या अपने आप से कटेंगी और किसी के पास नहीं जाएंगी कि भैया हमको काटो, है ना। या तो 1 से कटे या खुद से कटे, 1 से कटे या खुद से कटे, वो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर, प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर प्राइम नंबर समझ में आ गया तो देखो भैया, प्राइम नंबर जो 1 से कटेंगी या खुद से कटेंगी तो क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भैया देखो, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। कौन सा प्राइम नंबर है, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। 2 आपका प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 क्या हो जाएगा, 3, 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। अगर ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं तो क्या होगा, अगर आपसे धोखे से पूछ दिया जाए कि 2 कैसा प्राइम नंबर है तो आप कहेंगे सर 2 इवन प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, 2 इवन प्राइम नंबर है। कंफर्म हुई बात, 2 कैसा नंबर है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है। कंफर्म हुई बात। ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्या बोलोगे सर, 2 जो होगा ये एक इवन प्राइम नंबर होगा, जो एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है, इसलिए इसको इवन प्राइम बोला गया। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन प्राइम नंबर है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो इवन, ऑड और प्राइम समझ में आ गए होंगे। तो देखो भैया, एक पासा होता है जिसको हम बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं, डाइस। अगर एक पासे को, डाइस को उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे सर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6 और कुछ आ सकता है। नहीं 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 सर, इसके आगे कुछ नहीं। एक पासे को उछालने पर इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता सर? सर पासा जो होता है हमारा, उसमें सिर्फ नंबर ही 6 लिखे होते हैं। लूडो खेले हो, जो लूडो होता है, लूडो वाला पासा, उसमें कितने नंबर होते हैं भैया, उसमें 1 से लेकर के 6 अंक लिखे होते हैं। अगर 1 से लेकर के 6 नंबर तक के अंक लिखे होते हैं तो वो कैसा होगा, वो होगा हमारा एक पासा। और उस पासे में जो नंबर्स हम यहां पर प्रोबेबिलिटी में लिखे जा रहे हैं, उनको काहे से लिखेंगे, सैंपल स्पेस से। अगर इन्हीं सैंपल स्पेस के आगे n लगा दिया जाए, ns कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो तब आप कहोगे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो 6 हो जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं? इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने नंबर, 6 हो गया। कंफर्म हुई बात। अब आपसे बोला गया है, इवेंट से बोली जाती है। इन्होंने कहा एक बार उछाला, एक बार उछालोगे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इनके अलावा कुछ भी आ सकता है। ऐसा हुआ सर, हमने उछाला और 8 आ गया। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भैया। तो आगे बढ़ते हैं, एनएस हो गया। अब क्या ये जो लिखा हुआ है विषम संख्या आना, विषम संख्या आना, या फिर आप पढ़ो
गेटिंग एन ऑड नंबर, ये जो होगा, ये जो लिखा हुआ है बच्चा, गेटिंग एन ऑड नंबर या विषम संख्या आना, ये हमारी इवेंट्स होती है। क्या ये घटना घट रही है कि हो सकता है कि पासे को उछाला गया तो इवन आए या तो ऑड आए, क्योंकि पासे में दो तरीके के नंबर, या तो इवन या तो ऑड। तो इन्होंने कहा एक घटना बता दी, इवेंट्स बता दी बच्चा, कि पासे को जब उछाला गया तो गेटिंग एन ऑड नंबर, क्या मिलेगा? गेटिंग एन ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। हमको ऑड नंबर मिलेगा, ये पता करना है। अगर ऑड नंबर मिलेगा तो कहा सर 1 मिनट रुकिए, पासे को जब हमने उछाला था तो इतने नंबर आने की संभावना थी, उन संभावना में ऑड नंबर आने की संभावना क्या है? आप कहोगे सर या तो 1 आएगा, या 1 नहीं आएगा तो 3 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा तो 5। इनके अलावा सर कुछ भी आ जाए तो आप बोलो, इनके अलावा कुछ आ जाए तो बताइए। नहीं सर इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो सर इसके आगे ई लगाते तो नंबर ऑफ इवेंट्स, और नंबर ऑफ इवेंट्स 3 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी? 3। तो फार्मूला आपका होता है, पता ही होगा आपको, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला हमारा होता है क्या? PE इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, क्या? ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ इवेंट्स अपान में टोटल इवेंट्स, तो क्या हो जाएगा? यहां पर दिया गया है NE की वैल्यू 3 है और ये है 6, तो टोटल हो जाएगा कट पिट के 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। कंफर्म हुई बात? क्या होगा? 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा अगर आपसे पूछा जाता, देखो सैंपल स्पेस यही रहेगा, पासे में सैंपल स्पेस एक बार उछाला गया तो यही रहेगा। आपसे धोखे में पूछ लेते कि जो ई है वो क्या होता? गेटिंग इवन नंबर, तब आप कहते सर क्या होता? इवन नंबर होता तो n इवन हो जाता। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होता? आप कहते कि सर या तो फिर क्या आता? इवेंट्स हमारी होती या तो फिर 2 आता, 4 आता, या तो 6 आता। ये होता 2 4 6। अगर 2 4 6 में होता तो क्या हो जाता? देखो भैया ध्यान से, n इवन कितने बार? 3, तब भी इवेंट्स कितनी आती? 3 इवेंट्स आती। तो क्या हो जाता? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाता? इवन नंबर के सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती? तब भी वो हो जाती 3/6। फार्मूला तो यही लगेगा, NE/NS 3/6। तो क्या हो जाता? PE1 भी कितना आ जाता? 1/2। इवन नंबर आना तब भी प्रोबेबिलिटी कितनी आती? 1/2। ऑड नंबर आना तब भी कितनी? 1/2। कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, या ए डाई इज थ्रू वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन, कुछ भी लिख दें, ऑड नंबर या इवन नंबर कुछ भी लिख दें भैया, या एक नंबर और लिख दें प्राइम नंबर। क्या लिख दें? प्राइम नंबर। तब भी क्या होगा? जब प्राइम नंबर लिखेंगे तो प्राइम नंबर में भी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। रट लो बच्चा, जब एक पासे को एक बार उछाला जाएगा, तब क्या होगा? तब चाहे आपसे पूछे कि इवन नंबर आने की मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, या विषम संख्या ऑड नंबर आने की प्रायिकता बताओ, या प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तब हमेशा और हमेशा आंसर 1/2 ही होगा। कितना होगा? आंसर आपका 1/2 होगा। याद रखिएगा। देखो कैसे सर, आपने बता तो दिया प्राइम नंबर वो नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो भैया देखो 2 3 5 यही तो नंबर होंगे, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। बिल्कुल सर, NE2 क्या हो जाएगा? NE2 आपका हो जाएगा 3। तो PE2 E2 इवन जो हम मान रहे हैं ना,
E2 E1 का है, ये सब इवेंट्स हैं। पहली इवेंट्स को E माना, दूसरी इवेंट्स को E1 माना, तीसरी इवेंट्स को E2 माना। इनसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो 3/6 मतलब 1/2। बिंदास तरीके से देखो, कोई समस्या हो तो बताओ। 3 चीजें याद रखना, या तो प्राइम नंबर पूछे, या तो क्या पूछे, इवन नंबर, या तो ऑड नंबर। जब इन तीनों चीजों को पूछेगा तो आपका आंसर क्या आने वाला है? आप कहोगे सर जी आंसर सिर्फ आने वाला है क्या? 1/2। इन सबका आंसर 1/2 होगा। एक और बता दें, एक और बता दें, अगर कबो धोखे में पूछ ले कंपोजिट नंबर, क्या पूछे, धोखे में पूछ ले कि कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर भैया? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ध्यान से सुनना। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो भैया कंपोजिट नंबर क्या क्या हो जाएंगे भैया? जो 2 से ज्यादा, एक तो खाली अपने आप से कटा तो एक तो हो ही नहीं सकता। एक कोई भी ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 प्राइम है तो कंपोजिट हो नहीं सकता, 3 प्राइम है इसलिए कंपोजिट नहीं हो सकता। तो अब बचा लास्ट में आकर के क्या? अब बचा 4। तो 4 जो हमारा होगा इसको बोलते हैं 4। ये 4 कंपोजिट फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया। 4 के बाद 5 तो प्राइम नंबर है। 6 देखो कैसे सर जी? कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनके क्या होंगे 2 से ज्यादा। तो 4 के 2 से ज्यादा, एक तो 1 से कट गया, एक तो 2 से कटेगा, 104 से कटेगा। देखो 3 फैक्टर हैं तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर। 6 की बात करें तो सर जी 6 किसके किसके? 1 के पहाड़म, 2 के पहाड़म, 3 के पहाड़म आता है, और किसके? 4 के पहाड़म आता है? नहीं, 6 के पहाड़म आता है। 4 फैक्टर हैं। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएं उनको कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। कौन समस्या हो तो बताओ, कोई समस्या? बढ़े आगे, देखो आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। इसका समझ में आ गया होगा, दिमाग में बसा लो कि एक पासे को एक बार उछाला गया, एक पासे को एक बार उछाला गया तो क्या प्राइम पूछे या इवन पूछे या ऑड पूछे, इन नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 1/2 ही रहेगी। ठीक, आंसर में वहां सॉल्व नहीं करने बैठना। अगर क्वेश्चन मिल जाए तो पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो तुरंत टिक मारो और आगे बढ़ो। कहे कि अभी हमका लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर टाइम सारा हम ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन वो हमारे छूटने तय हैं। इसलिए इनको ओमान में फिल करना है, इसलिए जितना आंसर रटे होंगे उतने बढ़िया होगा। इनका रट्टा मारो और आगे बढ़ो। चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा, द मीडियन क्लास। आपसे मीडियन क्लास पूछ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है मीडियन क्लास का होता है, मीडियन क्लास को बोलते हैं माध्यिका वर्ग। क्या बोलते हैं? माध्यिका वर्ग। आपसे कह रहा है माध्यिका वर्ग बताना है, मीडियन क्लास बताना है किसकी? एक आपको क्लास दी गई है, क्लास इंटरवल, इसका मीडियन क्लास क्या करना है? मीडियन क्लास निकालने के लिए ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मीडियन क्लास पता करना है, सुनना ध्यान से, अगर मीडियन क्लास पता करना है तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्या निकालना होगा? कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद ही काम चलेगा। तो देखो भैया, कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी पूरा एक टेबल बना दे रहे हैं। अब इन्होंने कहा है तो बनाना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। देखो ये हो गया CI, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। हिंदी वालों, संचयी बारंबारता क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। ये देखो 0 से 5 कितना? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, लास्ट क्या है? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इतना बना लेना है। जल्दी से कहीं रब्बा बनाना होगा वहां पेपर में। 3, 2, 5, 4, 1। अब CF कैसे करते हैं ध्यान से, थोड़ा जिनको नहीं आता बच्चा एक बार इधर पेन कॉपी सब साइड में रख के इधर देखना है। क्या करना है? देखो इधर ध्यान से, और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ इधर देखो।
3 को ऐसे ही नोट कर दो, पहली फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही नोट करना है, 3 ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद में इसमें ये ऐड करके यहां पर आओ तो 3 2 कितना हो जाता है 5। फिर से इसको यहां लेके आओ, 5 में 5 जोड़ो, इस फ्रीक्वेंसी को इसमें फ्रीक्वेंसी में जोड़ना है और तब यहां तो 5 और 5 10, 10 और 4 10 और 4 14, 14 1 15। तो और यह चीज याद रखना, क्या जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी का टर्म होगा वही टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, उसको बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे, यहां सिग्मा एफ नहीं लिखना है, क्या लिखना है एन। एन आपका आ गया 15, क्या आ गया 15। अगर एन की वैल्यू 15 आई है, ध्यान से सुनना, एन की वैल्यू अगर 15 आ गई, अगर एन आपका 15 आ गया तो क्या होगा भैया, अगर n 15 आया है तो यहां पर देखो आपको मीडियन क्लास पता करने के लिए n/2 टीएच टर्म निकालना होता है। क्या n/2 करो, 15 का आधा कितना होगा, 15 का आधा कहोगे सर 7.5, 15/2, 15/2 मतलब 7.5, 7.5। ये 7.5 कहां मिलेगा, तो आप कहोगे सर 7.5 ये हमको मिलेगा, देखो 0 से 3 तक तो यहां है, 3 से लेकर के 4 से लेकर और 5वां यहां पर है, 6 7 8 9 10, तो 7वां जब यहां है तो 7.5वां भी यहां पर होगा। तो भैया ये वाला होगा आपका मीडियन क्लास। क्या होगा, ये वाला, ये नंबर कहां पर आ रहा है, 5 में नहीं आ रहा, पर 10 के पहले आता है तो 10 वाले में आएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास 10 से 15 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो। कंफर्म हुई होगी बात, बढ़े आगे, ये समझ में आया मीडियन क्लास। ठीक, तो अब हम देखते हैं मीडियन का फार्मूला। अगर मान लो हमसे पूछ देता कि भैया अगर आप बता दो कि मीडियन हमको इसकी पता करनी है, तो कुछ ज्यादा नहीं बचा है। मीडियन का फार्मूला भाई साहब होता है m = l प्लस n/2 माइनस CF अपान में F इंटू H। जब मीडियन क्लास पता कर ली हो तो मतलब जंग जीत लिया आपने, जंग जीत लिया है। मीडियन में मीडियन क्लास पता चल जाए तो समझ लो क्वेश्चन खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म, डरना नहीं है। मीडियन तो बिल्कुल इजी है। अगर क्या हुआ, अगर आपने n/2 की वैल्यू पता कर ली और मीडियन क्लास पता कर लिया तो पूरा क्वेश्चन खत्म। कैसे सर, देखो भैया ये हो गया तो इसकी लोअर लिमिट को L बोलते हैं, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को F बोलते हैं, इसके एक क्लास ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको CF बोलते हैं। बस काम खत्म हुआ हमारा, कोनो समस्या नहीं। H तो पता ही है आपको, H क्या होता है, साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास। साइज ऑफ क्लास मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 15 में 10 घटाओ 5 आएगा, ये 5 आपका क्या हो जाएगा, साइज ऑफ क्लास। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया। बढ़े अगले क्वेश्चन पर, समझ में आया ना। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो फिर से स्टैटिक्स का दूसरा क्वेश्चन, सांख्यिकी का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, लगातार 2 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। मीन मीडियन मॉड, एक बार फार्मूला लिखे दे रहे हैं भैया। मीन, अगर मीन की बात करें 100 बार तो 3 फार्मूले, कौन सा, सिग्मा fx अपान में सिग्मा f, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। एक होता है मीडियन, मीडियन का फार्मूला कौन सा अभी बताया, L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F इंटू H, ये दूसरा। तीसरा फार्मूला कौन सा, देखो भैया मीन का दूसरा फार्मूला x बार, जिसको एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, a प्लस सिग्मा FD अपान में सिग्मा F, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कौन सा, a प्लस या स्टेप डिवीजन भी बोलते हैं, सिग्मा FU अपान में सिग्मा F इंटू H। कंफर्म। एक होता है मॉड का फार्मूला, जो सबका प्यारा अच्छा सा फार्मूला है, कौन सा, L प्लस F0 माइनस F1 अपान में 2F0।
माइनस F2 माइनस F1 इंटू एच, ये हमारा मॉड का फार्मूला हुआ। कंफर्म हुई बात, समझ में आया? ये चीज समझ में आई होगी आपके। ये फार्मूले जल्दी से नोट करो, छापो। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि मॉडल क्लास पता करना है। तो भैया मॉडल क्लास पता करना है तो मॉडल क्लास पता करने के लिए आंखों पे बंद करो या कुछ भी करो। देखो देखो आंखें बंद कर लोगे दिखेगा नहीं, तो इधर क्लास इंटरवल को बंद करो अभी थोड़ी देर के लिए। क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को देखो, सिर्फ क्लास इंटरवल को नहीं, फ्रीक्वेंसी देखो और देखते रहो। जब दिख जाए कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी, सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में कौन सा है, तो आप कहोगे सर दिख गया, सबसे बड़ा नंबर है 12। तो 12 के सामने वाली क्लास जो होगी जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास का होगा 7 से 14। 7 से 14 डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया? अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा, देखो देखो भैया, एक प्रोबेबिलिटी का भी मिला था, दूसरा फिर आ गया। ए चाइल्ड हैज ए डाइस, फिर से पांसे का, हुज फेस सो द लेटर्स आर गिवन। अब की बार पांसे पे कुछ गड़बड़ की गई है। देखो पहले फेस पर, पहले स्थान पर ये है, पहले स्थान पर 1 ये लिखा हुआ है, कुछ पांसे में देखो भैया ये A B C D E, और फिर से मतलब 2 फेस ऐसे हैं जिन पर A है। इफ द डाइस इज, एक पासा है जिसपे ABCD लिखे हुए हैं E नंबर तक, पर A जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। तो NS क्या बना लें? आप कहोगे सर जो सैंपल स्पेस दिया गया है या तो पासे को उछाला जाएगा तो A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, या तो फिर से A आ जाएगा। ये हो जाएगा बिल्कुल सर। अगर ABCD E और A दिया गया है तो सर मतलब A 2 बार दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपसे कह रहे हैं इफ द डाइस इज थ्रो वंस, पासे को एक बार उछाला गया तो इनके अलावा कुछ आएगा? जब पासे पर ये नंबर लिखे हैं तो आएगा भी तो यही। अब 1 2 3 तो नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं। पासे को समझ के ये नहीं परेशान हो जाना कि आपने कहा था पासे को एक बार उछाला गया तो क्या आएगा। पहले देख लो भैया कि क्या बोला गया है। पासे पर अब की बार नंबर के बजाय ABCD लिख दी है, उसने गेम किया है आपके साथ। तो ठीक है, ABCD पढ़ लिया गुरुजी। अब क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। अब की बार इवेंट्स में बोला गया है NS तो हो गया कितना, NS तो 6 ही रहेगा, पर इसने कहा है इवेंट्स बोली गई है आपसे, इवेंट्स में कहा है गेटिंग A, गेटिंग ए आना चाहिए। तो कहा ठीक भैया A आ जाएगा। अगर A आएगा तो भैया कितने बार आएगा? हमने कहा 2 बार आएगा। या तो ये वाला A आएगा या तो ये वाला A आएगा, 2 ही तो A आएगा। बिल्कुल 2 बार A आएगा। तो एनी हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। प्रोबेबिलिटी फार्मूला बोल दो भैया। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है क्या? P इज इक्वल टू NE अपान NS। क्या होता है? NE अपान NS। NE अपान NS मतलब 2 अपान में 6, क्या हो जाएगा? 1 अपान 3। इसका करेक्ट ऑप्शन 1 अपान 3 मतलब B ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कंफर्म हुई बात? बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो भैया एक एक नंबर कटते हुए बहुत नंबर कट जाते हैं, और जब एक नंबर कटता है तो बहुत दर्द होता है। तो इस तरह बहुत नंबर कटेंगे तो समझो क्या होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 6 नंबर में बोला गया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 8 अपान 15 देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखो भैया, यदि cot थीटा का मान 8/15 है तो साइन थीटा का मान होगा। देखो सबसे पहले अभी तक जितने क्वेश्चन किए उनमें से देखो किनकी संख्या आ रही। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उनमें से पहला जो क्वेश्चन था वो ट्रिग्नोमेट्री का था, पहला ट्रिग्नोमेट्री का था। दूसरा क्वेश्चन फिर छूटा प्रोबेबिलिटी का, और 5वां मिला। दूसरा और 5वां क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का मतलब, और तीसरा और चौथा दोनों स्टैटिक्स सांख्यिकी चैप्टर के मिले। अब फिर से कौन सा, पहला और छठा। देखो 3 चैप्टर से 6 क्वेश्चन,
अलग अलग हर एक चैप्टर से दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब ये चैप्टर तो आप अच्छे से तैयार कर लेना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। देखो हाँ, कुछ लोग इस चक्कर में होंगे ना कि सर जी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है तो छोड़ देंगे, तुक्का मार देंगे। तो भैया एक हम तुक्का मारोगे, तुक्का लगने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। 3 ऑप्शन है कि वो गलत हो सकता है, एक ही ऑप्शन है कि सही होगा। ठीक, तो ध्यान से तुक्का मारना है। कॉट ए की वैल्यू दी गई है, देखो भैया कॉट थीटा आपकी बार दिया गया है कि बोला गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15। आपको पता होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही तो पढ़े हो भैया। यो साइन, यो कॉस, यो टैन, यो कॉट, यो सेक, यो कॉसेक, यही तो पढ़े हो। तो क्या होगा B/P, क्या वैल्यू होगी इसकी? वैल्यू हो जाएगी B/P। तो चुपचाप क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। फिलहाल तो देखो ऑब्जेक्टिव में तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट रटे होने चाहिए। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है? परपेंडिकुलर है 15। यहां पर अगर थीटा होगा तो ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 15 और बेस है आपका 8। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 15, p स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 225। तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 549,628, 289। तो h की वैल्यू आ जाएगी, ये होता है 17 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 17 का स्क्वायर। अगर h 17 आ गया तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सर साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, साइन कॉस टैन, ये होता है कॉट, ये सेक कॉसेक। ठीक, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब P की वैल्यू कितनी? P आपका 15 और ये 17। तो 15/17 कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन गुरुजी आपका करेक्ट होगा। पीछे वाले में देखो भैया 3 आइडेंटिटी छूट गई थी, तो सुन ले यहीं पे। पहली आइडेंटिटी होती कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वाली क्या होगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी क्या होगी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी आपको पता करनी है। कंफर्म हुई बात? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो द वैल्यू ऑफ कॉसेक 60। वाह, देखो भैया ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज जिसमें वैल्यू आपको चाहिए। तो आओ भैया हम एक बार जल्दी से आपके लिए टेबल बनाए दे रहे हैं। साइन, सबसे पहले साइन की लिखेंगे, यहां पर 0, 30, 45, 60, 90। देखो भैया साइन की वैल्यू क्या होंगी? साइन की बात करें तो साइन 0 0, साइन 30 1/2। बोलते रहो, साथ रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे, वहां पर वैल्यू कंफ्यूज कर देती हैं। साथ में बोलो, आती हैं तब भी एक बार रिवीजन कर डालो, क्या होगा? रिवीजन होगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 गुरुजी √3/2, साइन 91। कंफर्म हुई बात? देखो कॉस की बात करें, किसकी? कॉस। तो कॉस क्या होगा? कॉस 0 0, कॉस 30 √3/2। ना नियम कानून नहीं लगाओगे, कॉस 0 0 नहीं भैया, कॉस 0 1। नियम कानून नहीं लगाओगे कि इनको इधर पकड़ खींच लाएं ना, चुपचाप कॉस 0 1, cos 30 √3/2 याद होनी चाहिए। cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। कंफर्म हुआ? tan भैया tan
tan 0 0, tan ये हो जाएगा 31/√3, tan 45 1, tan 60√3, tan 90 नॉट डिफाइंड। कंफर्म हुई बात। अब देखो tan के बाद cot, cot 0 क्या होगा, cot 0 इसका उल्टा तो नॉट डिफाइंड, और ये हो जाएगा cot 30√3, cot 45 1, cot 60 1/√3, और ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा, ये इसके सामने है ये 0। कंफर्म। अब जो होगा देखो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू उनके अपोजिट होती है, तो वो बताओ चलो जल्दी से। चलो sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 45 √2, और sec 60 कितना होगा 2, sec 90 कितना होगा नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं cosec क्या होगा, cosec 0 नॉट डिफाइंड, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3, और cosec 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो बच्चा आपसे पूछा गया है cosec 60 sin 60 का उल्टा 2/√3। देखो बच्चा 2/√3 मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू आप देखो फिर से 3 हो गए, काउंट करते रहना। द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा अपान में sec स्क्वायर थीटा। देखो यहां पर कुछ आइडेंटिटी यूज हुई क्या, cosec स्क्वायर थीटा अपान में sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कोई समस्या नहीं सर। cosec स्क्वायर को अभी हमने कहा कि 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, पीछे पलट के देखो पहले क्वेश्चन पे है ना, लिखा होगा तो मिलेगा। cosec स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा कहेंगे, sec स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे सर, क्यों नहीं कहेंगे। देखो cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ये इनके पास जाएगा भाई साहब, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपान में sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा अपान sin स्क्वायर थीटा क्या होगा सर, कहेंगे cos स्क्वायर थीटा अपान sin स्क्वायर थीटा होता है क्या, तो हमने अभी बताया था cos थीटा अपान में sin थीटा जो होता है वो cot थीटा के इक्वल होता है। जब दोनों भी स्क्वायर तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, cot स्क्वायर थीटा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कहेंगे ये ऑप्शन करेक्ट है। कंफर्म हुआ। अगर sec स्क्वायर अपान cosec स्क्वायर होता, sec स्क्वायर अपान cosec स्क्वायर होता, ये पहले और ये बाद में होता, तो भैया tan स्क्वायर आता। क्या आता, tan स्क्वायर आता। कंफर्म हुई बात, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर देखो एचसीएफ, इनका और इनका एचसीएफ 35 और 49 का एचसीएफ आपसे बोला गया है कितना 7 है, तो एलसीएम बताना है। तो याद करो भैया, पहली क्लास हमने क्या बताया था, फार्मूला एलसीएम एचसीएफ और टर्म के बीच में अगर 2 नंबर दिए गए हैं और उनके एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है 35 इंटू 49 इज इक्वल टू एलसीएम है 7, एचसीएफ है 7। एलसीएम पता करना है। देखो भैया 7 को उठा के नीचे लाओ, 35 इंटू 49 अपान में 7, तो ये 7 5 जा 35, एलसीएम 5 9 जा 45, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा सर, एलसीएम हमारा होगा क्या, देखो ध्यान से, 5 9 जा 45, 45 के 4, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 के 5, 5 4 जा 20 और 4 20 और 4 24 245। देखो क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल सर जी है, सी ऑप्शन करेक्ट आपका होगा। कंफर्म हुई बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो
द HCF, देखो देखो देखो, एक पूछा फिर दोबारा से वही आ गया। इन दोनों का दो नंबर दिए गए हैं, इनका HCF क्या होगा। जब आपसे ना बोले तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट डिवीजन मेथड लगा देना है। कैसे सर, जब दो नंबर बोले गए हैं, उनके नंबर तो दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, पर एलसीएम नहीं दिया गया है, तो वो फार्मूला नहीं लग पाएगा। या तो फिर निकालो, नहीं निकालना है तो आपके पास ये तरीका है सीधा, कौन सा, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर दो। डिवाइड आता है, आता है ना, नहीं आता तो सीखो। देखो नहीं आता तो सीखो, डिवाइड तो सीखना पड़ेगा, ये तो सीखने वाली चीज है। आओ अच्छा सिखाते रहे। देखो भैया यहां पर 306, 300 के समथिंग है, 306 का डबल हो जाएगा 612, कितना 612, तो यहां पर 657 है, ज्यादा है का 3 टाइम ले जाए, 3 3 900, अरे बहुत ज्यादा हो गया भैया, 2 बार ले चलते हैं, 2 टाइम्स ले गए तो भैया 612, कितना आ गया 612, ये 5 बचा, ये 4 बचा। देखो भैया 7 में 2 गए, 5 बचे, 5 में 1 4, ये कट गया, कितना आ गया 45, कितना आया 45। अब 306 को यहां पर रखो, 306 को यहां पर रखो। देखो भैया फिर से अब 45 से डिवाइड करें तो 45 टू जा 90, 90 टू जा 180 और 3 जा 270। देखो भैया अगर 45 को 6 टाइम रीड करें तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, 0 6 5 जा 30 का 0, 6 4 जा 24, 27 270 आएगा 6 टाइम में। पर यहाँ 306 का एक बार 7 बार ले जाके देखे, इसमें 45 ऐड करो भैया, 5 7 4 11, 2 1 3 315, मतलब ज्यादा हो रहा है सर, ज्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, 6 बार ले जाते, कोई जल्दी थोड़े नहीं, हम आराम से सॉल्व करेंगे। ये आ गया 270, माइनस करें तो ये बचा 6, 10 में 7 बचे 3, 36 और ये 45, 36 बन जा 36, कितना आया, ये 15 में 9, 9 किससे 36 को अब यहां पर नोट करेंगे, ये देखो 9 4 जा 36, कितना 9 4 जा 36, जिस नंबर से नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो उसका एचसीएफ होता है। 9 एक ऐसा नंबर है जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। देखो भैया 9 से 4 टाइम रीड करने पर 36 पूरा पूरा खल्लास हो गया, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा सर, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो 9 होगा। आपसे क्या पूछा गया है, एचसीएफ, मासा एचसीएफ ही बोला गया। कंफर्म हुई बात समझ में। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो 9 होगा। कंफर्म हुई बात। नहीं आवा तो भैया 306 और अलग अलग करो, 657 के फैक्टर करो, फिर बताओ भैया फैक्टर करो, उससे जल्दी ये हो जाएगा, क्योंकि पेपर में हमका समय बचाना है, 3 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। फिर से वही क्वेश्चन देखो भैया, एलसीएम एचसीएफ तो आज मतलब छा गया है, मतलब पूरी तरह छाया हुआ है एलसीएम एचसीएफ, पूरी तैयारी से आए हैं ये कि हम जा रहे हैं। देखो पहले चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ 2 नंबर्स आर 168 एंड 6। अगर कह रहे हैं कि एलसीएम आपको दिया गया है कितना, एलसीएम आपको दिया गया है 168, एचसीएफ आपको दिया गया है कितना 6, तो 1 नंबर उसका एक नंबर है, मतलब ए की वैल्यू 24 है, तो बी बताना है। कोई बड़ी समस्या नहीं सर, a इंटू बी पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये देखो a की वैल्यू है 160, कितनी a कितना है, a है 24, b पता करना है, एलसीएम कितना है 168, एचसीएफ कितना है 6। तो भैया देखो 24 नीचे जाएगा, ये 24, 6 4 जा 28,
सॉरी 6 4 जा 24, 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो बी आ गया 42। कितना आ जाएगा? बी आ गया 42। 42 मतलब भैया बी नंबर सही है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हाई स्कूल में फार्मूला नहीं पता है तो मैथ नहीं आने वाली है। इंपॉर्टेंट यो है कि फार्मूला आपका पता होने चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। बढ़े आगे, देखो लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए पॉइंट आपको दिया गया है। ए पॉइंट आपको दिया गया है क्या? ए पॉइंट आपसे बोला गया है ए कॉमा बी, और बी पॉइंट आपसे बोला गया है 2a, 2b। कंफर्म? ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब बता रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला d इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला। तो यही होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले पॉइंट में जो भी पॉइंट दिए गए होंगे वो x1 और y1 होंगे, ये x2 और y2 होंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर हम लिखेंगे सर डिस्टेंस हमारी हो जाएगी x2 मतलब 2a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस b का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2a में a माइनस करेंगे तो a स्क्वायर, 2b में b माइनस करेंगे तो b स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो हमारी आ गई वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगी। देखो भैया है कोई ऑप्शन? बिल्कुल सही सर, इसको पूरा कर लीजिए, ये अंडर रूट का मतलब होता है। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। टिक लगा लेना भैया, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है। कंफर्म हुई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो डिस्टेंस के बाद अगर बात करें तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपान में 2, ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। और एक होता है मध्य बिंदु फार्मूला ना, एक होता है कौन सा? सेक्शन फार्मूला, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन जहां पर m और n रेशियो में डिवाइड किया जाता है उसका फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपान में m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपान में m प्लस n। बच्चा याद कर लेना, रिवीजन कर लेना। और आगे देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है। इफ अ टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब किसका क्वेश्चन? सर्कल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो कह रहा है कि एक टेंजेंट है, तो ठीक है हम पहले सर्कल बनाए, ये सेंटर हुआ तो टेंजेंट ये हो जाएगी भैया, टेंजेंट बना दिया। टेंजेंट बोली इन्होंने PQ, ठीक। A point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center। तो भैया पॉइंट P यहां पर होगा, कह रहे हैं जो सेंटर से एक लाइन मिलती है, ठीक। At a point Q so that PQ 12 सेंटीमीटर, ये रेडियस 5 है और ये यहां पर P है तो Q यहां पर ही होगा। कह रहा है ये आपको दी गई है कितनी? ये आपको 12 दी गई है। एक बार फिर से पढ़ लें। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा को Q पर इस प्रकार काटती है। Q पर बिंदु से O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार काटती है कि PQ 12 है। PQ क्या है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक भैया। 12 सेंटीमीटर है तो OQ की लंबाई बताना है। तो भैया आपको पता होगा कि अगर सेंटर से टेंजेंट पर ये लाइन आती है, जो रेडियस होती है, अगर ये दोनों आपस में कट कर रही हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम है आपकी, याद कर समझिएगा क्या होगा। तो यहां पर परपेंडिकुलर हुई तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये हो जाएगा क्या?
OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये OQ का स्क्वायर OQ क्या है पता करना है। OP कितना है, OP 5 का स्क्वायर प्लस PQ 12 का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144। ये कितना हो जाएगा सर? आप कहोगे सर ये हो जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर 169, तो OQ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? क्योंकि 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कंफर्म हुई बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला बोला गया है इन ट्रायंगल ABC दो ट्रायंगल बताए गए हैं आपसे। भैया कौन कौन से, देखो ध्यान से। एक ट्रायंगल के बारे में बोला गया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। चलो हम बना लिए ABC और DEF ABC हो गया भैया। एंगल भी एंगल E के हैं, एंगल B और एंगल E, ठीक भैया बराबर है। देन दीज ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे? देखो भैया अगर सिमिलर होंगे तो क्या कंडीशन रही होगी? अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होना चाहते हैं, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो इनके साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। तो देखो भैया साइड का रेशियो इक्वल होता है AC बराबर DF, AC अपान DF, सॉरी ये AC अपान DF। देखो भैया AC अपान DF कहीं पर दिखा? AC अपान DF। दूसरी साइड ये वाली साइड AB जो होगी वो DE के बराबर होगी, AB बराबर D। एक और साइड बची BC बराबर EF। तो देखते हैं भैया क्या AB अपान D, ठीक भैया मिल गई। AB अपान D बराबर है BC अपान FD के। BC अपान FD है DF? नहीं भैया ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। BC अपान EF ठीक। CA अपान FD, CA अपान FD। BC अपान EF जो होगी वो CA अपान FD के इक्वल होगी। ये हुआ AB अपान AD, तो AB अपान DE बराबर होगा AC अपान AC। हो ही नहीं सकता, वो करेक्ट ऑप्शन है नहीं है। तो भैया बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, याद रखना जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, और तीनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कंफर्म हुई बात। तो हम इसको यहां पर रेशियो सही से अगर चाहो तो लिख लो। क्या लिखोगे? AB अपान D बराबर BC अपान में EF, और क्या हो जाएगा? CA अपान में FD। कंफर्म हुई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एंगल B एंगल E के बराबर है तो एंगल A एंगल D के और एंगल C एंगल F के बराबर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द एंगल ऑफ ए सेक्टर, किसमें? एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर की बात कर रहा है। एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस कितनी दी गई है भैया? रेडियस आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर इज 90 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है। बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ द सेक्टर, तो फार्मूला हमने बता दिया है भैया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भैया? फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है? थीटा 90 डिग्री। 90 अपान में 360 इंटू पाई में तो आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखो भैया
22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7। तो एक 7 से एक 7 का काम खत्म हुआ। बढ़ते हैं आगे, देखो क्या हो जाएगा। 9 4 जा 36, तो ये पूरा कट जाएगा, 0 0 कटा, 9 4 जा 36, तो ये 2 बचा, ये कितना आएगा 11। तो ये हो गया 11 7 जा 77 अपान में 2। 77 अपान 2 नहीं लिखा भैया, 77, तो क्या हो जाएगा 77, तो इसको डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा, 17 2 8 जा 16.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थीटा मतलब जो एंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तो ये हो गया। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, इंटू 2 पाई आर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ ए कोन। कैसा है, कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। एक खिलौना है, देखो कैसा खिलौना है, कोन शेप का है, एक खिलौना है कोन शेप का, बहुत बढ़िया। जो कह रहा है कि किस पर, एक हेमीस्फीयर पे सरमाउंटेड है, एक हेमीस्फीयर पे सरमाउंटेड है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। तो हेमीस्फीयर भी हो गया और क्या हो गया आपका कोन, दोनों चीजें हो गई। ये देखो भैया, ये आपका हेमीस्फीयर और वो क्या हो गया कोन। ऐसा कुछ एक खिलौना दिया गया है, सेम रेडियस, दोनों की रेडियस भैया सेम है, हमको नहीं पता रेडियस कितनी, दोनों की रेडियस सेम है। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ये होती है 12 दी गई है। देन द टोटल सरफेस एरिया, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो रेडियस कितनी हो गई भैया, रेडियस आपको दी गई है r बराबर 4 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है तो वाले शंकु के रूप में है जो समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा हुआ है, ठीक, कोई समस्या नहीं। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई स्लाइड हाइट 12 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करना है, अगर इसका टोटल सरफेस टीएसए ऑफ टॉय निकालना है तो कोई बच्चा ये नहीं परेशान होगा कि सर दोनों का हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस लगाएंगे ना। क्या करना है, हमको दोनों डायग्राम्स का सीएसए लगाना है। क्या, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। क्या, हेमीस्फीयर। सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। तो सीएसए ऑफ कोन का फार्मूला क्या होगा भैया, देखो सीएसए ऑफ कोन होता है क्या, बोलो 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 जल्दी बोलो, पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, अगर टीएसए की बात करता तो 3 पाई आर स्क्वायर, सीएसए की बात कर रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो इन्होंने सब में पाई को बाहर कर लिया, तो हम भी पाई को बाहर कर लेते हैं। अब मैटर फंसता है आर और एल, इधर आर स्क्वायर, आर दिया गया है कितना 4, एल है 12, तो यहां पर बचा 2 इंटू आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 पाई। ये हो जाएगा 48, 12 चौको 48, 16 दूना 32, कितना देखो भैया 50 30 80, 80 पाई। क्या दिया गया है, 80 पाई बिल्कुल दिया गया है। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कंफर्म हुई बात, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस बताने हैं, तो भैया कोई समस्या नहीं, जीरोस पूछ रहा है तो px इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इसके फैक्टर कर दो। लेट पी एक्स, जब जीरोस पता करने होते हैं तो पी एक्स जीरो हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा भैया, फैक्टर करो 12 के, ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 12 और ऐड करने पर 7 आए, तो भैया हो जाएगा 4 प्लस 3 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पर हो जाएगा x कॉमन बचेगा x प्लस 4 और यहां 3 कॉमन, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 4 और ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इनके जीरोस हो जाएंगे x बराबर -4 और x बराबर -3। -4 और -3 ये रहे ऑप्शन। पर पॉलिनोमियल की बात करें, देखो भैया पॉलिनोमियल की बात कर ले, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर पॉलिनोमियल पे आ ही गए हो तो इसका जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, ये तो क्वाड्रेटिक का हो गया, क्वाड्रेटिक हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज, ये हो गया आपका क्या? जनरल फॉर्म। भैया याद रखना, लीनियर का अलग होगा, क्यूबिक का अलग होगा, ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। अगर इनके रूट्स अल्फा और बीटा आपको दिए गए हैं, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। अब मेरी बात सुनना, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा। चलो भैया बताओ क्या होंगे? मूलों का योग और मूलों का सम। मूलों का योग होता है माइनस का b अपान a, यहां से b की वैल्यू उठाओ रख दो, a की वैल्यू उठाओ रख दो, आंसर आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर? ये होता है c अपान a। ये 2 फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं इसमें। बढ़े आगे, बाकी फैक्टर करना आपको आता होगा, आप कर लोगे। चले आगे बढ़े, देखो द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में देखो क्या होगा, अब इनकी वैल्यू करनी, फाइंड करनी होगी। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें आपसे बोला गया कि भैया इसको एलिमिनेशन से नहीं करो, तो एलिमिनेशन से नहीं करने के लिए तो नहीं बोला गया है, कर देते हैं किसी से। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों को ऐड किया जाएगा तो y से y कट जाएगा। ये 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 8 हुआ तो x की वैल्यू पुट x, देखो भैया 8 कितने में है? 8 एक ही दिख रहा है, तो बी ऑप्शन को करेक्ट मान लेते हैं। कंफर्म। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, 8 प्लस वाई बराबर 14, टाइम को बचाना है। y इज इक्वल टू 14 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। y की वैल्यू आपकी 6 आ गई। कंफर्म हुई बात, समझ में आया? y कितना? 6। बढ़े आगे, देखो भैया ये है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है आर इक्वल, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, पीछे थोड़ा सा इस वाले पे, अगर लीनियर पेयर की बात करें तो जिसका जनरल फॉर्म ax, देखना थोड़ा सा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। अगर हम यहां पर बात करें तो जब दो वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन, तो भैया इसको लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। रिवीजन के लिए तो भैया क्लास ये बहुत बढ़िया है, आप रिवीजन करो बस। अगर ये ऑब्जेक्टिव लगा लिए तो भैया आपको कुछ चैप्टर में छूटे वाला नहीं है। हर एक में इतना बता दे रहे हैं कि भैया आपके को कोई समस्या नहीं होने वाली। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और अच्छे से देखो, क्योंकि उसके फिर छूटेगा कहां पे छूट के जाएगा, क्या छूट के जाएगा ये भी तो देखो। तो क्या हो जाएगा, a1
x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो पहला होता है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ये कंडीशन दिख जाए तो भैया ये कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं और इनके ओनली वन सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन होगा। कितना? एक ही सोल्यूशन होगा, इनका एक ही हल होगा। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 दे दे तो इनके मेनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन। कंफर्म। एक और बचता है पैरेलल लाइन का, उसमें क्या होगा? अगर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 तो इनमें होता है नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं। और ये वाली लाइंस होती है पैरेलल लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन और ये कोइंसिडेंट लाइन, तीन लाइनें होती हैं। कंफर्म हुई बात? आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़े 18 के बाद अब अगले क्वेश्चन 19 पे। तो 19 क्वाड्रेटिक वाला है तो जनरल फॉर्म पता होगी भैया, क्या k की वैल्यू पता करना है। अगर रूट्स जीरो हैं, जब रूट्स जीरो हैं तो भैया d की वैल्यू जीरो रही होगी। d बराबर जीरो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है, देख लो अगर d बराबर जीरो तो इक्वल रूट्स, कैसे इक्वल रूट्स होंगे। अगर d ग्रेटर देन जीरो तो क्या होंगे? रियल होंगे, रूट्स रियल होंगे। अगर d छोटा है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे आपके, ये बात समझ लेना। जीरो कब होंगे? जब इक्वल रूट्स होंगे। बड़ा कब होगा? जब रियल रूट्स होंगे। छोटा कब होगा? जब इमेजिनरी रूट्स होंगे। कंफर्म हुई बात? तो ध्यान से देखना, द्विघात समीकरण दी गई है। अब यहां पर देखो, अगर इसकी बात करें तो kx स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 बराबर 0। तो हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a बराबर हो जाएगा कितना? k। b बराबर कहोगे सर 2 रूट 6 और c बराबर हो जाएगा 3। इन्होंने कहा है कि रूट्स जो है वो आपके इक्वल हैं, तो मतलब d बराबर 0। अगर d बराबर 0 है तो d का फार्मूला होता है हमारा क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो b स्क्वायर मतलब 2 रूट 6 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू k इंटू 3 बराबर 0। तो 2 दूना 4 छंग 24 भैया 2 रूट 2 का ये b स्क्वायर यहां लगा लेना, रूट 6 का 6 और 4 कितना हो जाएगा भैया? ये 24। इसको उधर भेज दें 12 के, तो k बराबर हो जाएगा 24 अपान 12, 12 2 जा तो k की वैल्यू कितनी? k की वैल्यू 2 हो जाएगी। कंफर्म हुई बात? k कितना आएगा? k की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल सर, k की वैल्यू 2 हो जाएगी। माइनस का तो नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, ये माइनस में था उधर गया प्लस आया। कंफर्म हुई बात? अब आगे बढ़ते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा एपी वाला पूछ रहा है। अगर एक 7th टर्म बताना है, एक एपी आपको दी गई, 7वां पद बताए, nवां पद पूछे, nवां पद nth टर्म फार्मूला, nth टर्म फार्मूला देखो भैया कितने फार्मूले एपी में? एपी में पहला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा एल वाला l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक एसएन वाला क्या हो जाएगा? एसएन का Sn इज इक्वल टू n अपान 2 क्या? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होगा। ये 4 फार्मूले हैं भैया। तो क्या हो जाएगा? देखो आपसे बोला गया है कि एपी आपको दी गई है, ठीक भैया, -6 -4 -2, ये क्या हो गया? एपी दी गई है। अब आपसे डी पूछे तो डी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 तो क्या हो जाएगा भैया? -4 प्लस 2 कैसे हो गया सर? -6 सॉरी -6, तो -6 से प्लस कैसे हो गया भैया? माइनस लगा था तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा कितना? प्लस का 2। ए कितना दिया गया है? ए आपको हो गया -6 दिया गया है। एन 7वां पूछ रहा है तो 7, फार्मूला लगा दो भैया, कौन सा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
A7 पूछ रहा है, n की वैल्यू 7, a -6 है प्लस 7 - 1 इंटू 2। A7 हो जाएगा -6 प्लस 6 दूनी 12। A7 की वैल्यू हो जाएगी 6। कंफर्म हुई बात, A7 आपका 6 हो जाएगा भैया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो भैया इतने थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा है तो जितने क्वेश्चंस आए हैं सब आपको विद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कुछ तो ऐसे जो आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। जो नहीं आए हुए हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, लगाइए, और फिर से सेट में रिपीट होंगे, फिर से आप उनको देखिएगा, जिससे आपको एग्जाम तक आपको सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, पूरी तरीके से अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक तैयारी 27 फरवरी की सेकेंड वीडियो जो है आपका, उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और लोगों को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।